Hello students, a very warm welcome to Capital Commerce classes. As we have already discussed about the USCMA syllabus, USCMA एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से एग्जाम आता है, क्या एग्जाम का लेवल रहेगा, क्या पुराना पर एमसीक्यू है, केस बेस है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और एक लेक्चर में हमने यूएससीएमए के जो पार्ट 1 है उसका जो सेक्शन नंबर ए है उसकी स्टार्टिंग की थी, उसके कुछ बेसिक्स जाने थे जो कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जहां मैंने आपको समझाया था कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी, पब्लिक को क्या करेगी, उनको डिस्क्लोज करेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, उन्हें कैसे बनाया जाता है, क्या रूल्स हमें याद रखने हैं, किस वैल्यू पे उनका मेजरमेंट होगा, किस वैल्यू पे वो बैलेंस शीट में शो होंगे। तो ये सारी चीजें हमें इस पढ़नी है, सेक्शन में पढ़नी है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो यूजर्स होते हैं, रिपोर्टिंग हम कर किसके लिए रहे हैं, यूजर्स के लिए कर रहे हैं। बिकॉज यूजर्स गेट द आइडिया दैट कि उन्हें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, अपना पैसा वापस से निकाल लेना है या रख के ही रखना है। कंपनी की गुडविल डिपेंड करेगी यूजर के डिसीजन मेकिंग पे। यूजर अगर हैप्पी है, खुश है, सेटिस्फाइड है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपके फाइनेंशियल कुछ तो ऐसा है जो नहीं आया। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम सारी चीजें यूजर को सही और अच्छे से डिस्क्लोज करें, जो सच है वो बताएं। यूजर कोई भी हो सकता है, इंटरनल यूजर भी हो सकता है, इट कैन बी एक्सटर्नल यूजर, डायरेक्ट यूजर भी हो सकता है और इनडायरेक्ट यूजर भी हो सकता है। एक बार समझ में। अब हम आगे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना। इंटर रिलेटेड मतलब एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में भी आएगा तो आपके इनकम स्टेटमेंट में भी आएगा। एग्जांपल के लिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स दैट आर नॉट सोल्ड इन पर्टिकुलर ईयर, वो सामान जो हम पूरे साल नहीं बेच पाए। तो इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, हमारे इनकम स्टेटमेंट में भी ये शो होगा और बैलेंस शीट में भी शो होगा। इनकम स्टेटमेंट में भी आएगा, बैलेंस शीट में भी आएगा। तो सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो हम यही देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से क्या है, लिंक है, इंटर रिलेटेड है। चलो आइए देखते हैं। यूजर्स तक आपने लिख लिया था, उसके बाद देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंटर रिलेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंटर रिलेटेड टॉपिक है, इसको समझते हैं कि क्या बात कर रहा है। तो मेरे साथ ही आपको नोट डाउन करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, आर कनेक्टेड विद ईच अदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बिकॉज same transaction affect multiple statements, because same transactions affect multiple statements. Same transactions affect multiple statement। एक ट्रांजेक्शन मल्टीपल स्टेटमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं जो हमें लिखने हैं। तो सपोज करो आपने फर्नीचर परचेज किया है ना, बिजनेस आपने किया है फर्नीचर 2 लाख रुपए। जब भी हम फर्नीचर परचेज करेंगे हमारे यहाँ से एक इफेक्ट, कैश बैलेंस शीट का आइटम है, कहाँ इफेक्ट है, कैश जाएगा फर्नीचर आएगा, फर्नीचर एक एसेट था, बैलेंस शीट की एसेट से बड़ी भी और
रिस्पेक्टिवली उतने से क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि एक एसेट आया और एक गया। बस द नेचर ऑफ एसेट इज डिफरेंट, एक हमारा नॉन करंट एसेट, एक हमारा करंट, बट इन टोटल अगर देखें तो देयर इज नो चेंज। ये तो हो गया बैलेंस शीट पे इफेक्ट, जो भी डबल इफेक्ट हुआ। आफ्टर दैट अब अगर एसेट है तो इनकम स्टेटमेंट में हम उसका एप्रिसिएशन भी क्या करेंगे, देंगे। तो एसेट खरीदने से इनकम स्टेटमेंट पे भी फर्क पड़ा और बैलेंस शीट पे भी। तो यही बात लिखी हुई है कि एक ट्रांजेक्शन से मल्टीपल स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। अब जब मल्टीपल स्टेटमेंट इफेक्ट है तो सारे ट्रांजेक्शन क्या हो गए, आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, है ना, गॉट द पॉइंट। देखो आप इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन। फर्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स, फर्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स, ending retained earnings, ending retained earnings equals to beginning retained earning plus net income minus, लेट मी नोट डाउन दिस, उसके बाद में लिखूंगी आपको समझ कैसे लिख। beginning retained earning plus net income minus dividends। देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग, पूरे साल कंपनी ने क्या किया, बिजनेस किया ना। फुल फुल ईयर मतलब अकाउंटिंग का पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें अकाउंटिंग ईयर बाय ईयर करनी है। तो इस साल मैंने अकाउंटिंग की, इस साल जो मैंने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ मैंने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। दैट द अमाउंट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। जो नेट इनकम का हिस्सा होता है जो हम इसको दे देते हैं शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। कुछ पैसा हमने फुल फ्यूचर रिटेन कर लिया होगा कि इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है या कंपनी को बिजनेस करने के लिए फ्यूचर कैपिटल की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, तो कंपनी को बीच ना मांगनी पड़े, कंपनी को लोन ना लेना पड़े, कंपनी को डिबेंचर्स ना इशू करने पड़े, बॉन्ड ना इशू करने पड़े। तो फॉर दैट सेफ्टी कंपनी को पैसा 100 रुपए है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए। मुझे मेरी मम्मी ने पॉकेट मनी दी 500 रुपए, मैंने 300 खर्च कर दिए हैं, 200 मैंने बचाए कि मुझे बाद में काम, तो मेरे पास अब कितने हो गए, 300। इसका मतलब ये है ओपनिंग बैलेंस था 100, मेरी नेट इनकम हुई 500, मैंने खर्चा किया 300 का, नाउ द एंडिंग बैलेंस इज 300। इसका मतलब ये है कि एंडिंग रिटेन अर्निंग कैसे निकलती है, ओपनिंग में मैं मेरा पूरा नेट इनकम ऐड कर देंगे और जो हमने बांट दिया उसको माइनस कर देंगे। तो रिटेन अर्निंग कैसे निकलेगी, बिगिनिंग रिटेन अर्निंग प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड। आपके पास पहले कितना बैलेंस था, कितनी आपको पॉकेट मनी मिली, कितनी आपने उड़ा दी, तो एंड में बचेगी तो क्या, एंडिंग रिटेन अर्निंग। आई बात समझ में। सेकेंड, अब देखो ये रिलेशनशिप हमने क्यों पढ़ा, रिटेन अर्निंग वर्ड में नेट इनकम भी आ गई, डिविडेंड भी आ गया, हो गए ना आपस में इंटर रिलेटेड। ऑल दीज टर्म्स आर इंटर रिलेटेड क्योंकि हमें एंडिंग रिटेन अर्निंग निकालनी है, उसके लिए हमें ओपनिंग पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉफिट भी पता होना चाहिए, एंड फॉर दैट आपको डिविडेंड भी पता होना चाहिए। These all terms are interrelated to each other. That's why we said financial statement are interrelated.
रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मिलन करवाएंगे इनकम स्टेटमेंट। लेट्स गो। मैनी बैलेंस शीट आइटम, many balance sheet items help to calculate income statement items. Many balance sheet items help to calculate income statement items. ओके, बहुत सारे बैलेंस शीट के आइटम हैं जो इनकम स्टेटमेंट के आइटम काम में आते हैं। मैं वैसा कैसे, अभी जस्ट एग्जांपल दिया। फिक्स एसेट तो डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट का आइटम है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो उससे क्या निकालोगे, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बच गया उसकी अकाउंटिंग आपको पता है, तो जो बिक गया उसकी भी आप पता लगा। So, with the help of some balance sheet accounts, with balance sheet items, we can calculate the upcoming figures of income statement items. चलो, तो एग्जांपल देख लो। Fixed assets, depreciation expense, inventory, cost of goods sold निकाल। ओके, तो फिक्स एसेट से निकलेगा हमारा डेप्रिसिएशन का खर्चा, इन्वेंट्री की मदद से निकालेंगे सीओजीएस के। तो बोथ आइटम आर इंटर रिलेटेड एंड दोनों अलग स्टेटमेंट का आइटम है, एक बैलेंस शीट का है और दूसरा हमारा इनकम स्टेटमेंट। क्या थर्ड लिखिए, बैलेंस शीट का मिलन कराएंगे हम कैश फ्लो से। बैलेंस शीट में आइटम आते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज, कैश फ्लो में आइटम आते हैं ऑल कैश ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, वेदर इट इज कैश आउटफ्लो और इट इज कैश इनफ्लो। या तो कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा, दोनों इनफ्लो और आउटफ्लो की ट्रैकिंग का जो रिकॉर्ड रहता है रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जबकि जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं। दोनों आपस में लिंक कैसे हैं, अगर कैश में चेंज हुआ तो कैश का बैलेंस चेंज होगा। कैश किसका पार्ट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। तो कैश फ्लो में चेंज तो बैलेंस शीट में चेंज, बैलेंस शीट में चेंज तो कैश फ्लो में चेंज। तो देयर आर मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, देयर आर मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो एट एंड हम ये बोलेंगे ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो, चेंज इन कैश, change in cash, net increase or decrease in cash
shown in the statement of cash flow। तो कोई भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, कोई भी बैलेंस चेंज होता है तो कैश का पार्ट बनेगा। तो हो गए ना आपस में इंटर रिलेटेड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंटर रिलेटेड। एक टिप लिख लेते हैं हम। नो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड नो सिंगल financial statement provides complete information no single financial statement provides complete information सारे स्टेटमेंट को मिलाकर देखना, ना कि अलग अलग सेपरेट। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू गेन अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई सही जानकारी चाहिए तो एक स्टेटमेंट से आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी, है ना। तो अगर आपको कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सभी को इकट्ठे देखना है, वेदर इट इज कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सबको एक बार देखोगे तो कोई अच्छी और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी दैट विल हेल्प यूजर फॉर देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वही आपके डिसीजन मेकिंग में क्या करेगी, फर्दर आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। चलिए, अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट का मतलब उसके अंदर हम क्या करें, ये हम वो नहीं बता रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम देख रहे हैं एलिमेंट्स क्या क्या है। तो देखो, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर आते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इक्विटी भी आती है, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स भी आता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारी टोटल इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो भी आती है, एक्सेट्रा। ये कुछ एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं वो है आपका सीएमए। इन फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था पूरी जो अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए की जाती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारा यूएससीएम में फॉलो करते हैं वो है यूएस गैप।
यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यूएस गैप में बताया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर यूएस गैप। नोट डाउन करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स financial statement under US GAAP. There are four major financial statements. चार मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट, हम सबकी प्यारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि इस दिन हमारी क्या स्थिति है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कंपनी की पोजीशन, करंट पोजीशन साल के अंत में उसकी बैलेंस शीट बता देती है। तो हम बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बैलेंस शीट जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की। सेकंड वाज इनकम स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी इसको बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये बताएगा रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। And after that, statement of changes in equity shareholders. Statement of changes in stockholders equity. Stockholders equity. जो भी हमारे स्टॉक होल्डर्स होते हैं, दैट मीन शेयर होल्डर होते हैं, जो ओनर होते हैं बिजनेस के बेसिकली, तो उनकी इक्विटी में कितना चेंज आया, पहले उनका कितना ओनरशिप परसेंटेज था, मिड ईयर उन्होंने या तो अपना ओनरशिप परसेंटेज या तो रिड्यूस हो गया होगा या इंक्रीज हो गया होगा, तो साल के अंत में कितना है। तो ऐसे करके एक स्टेटमेंट बनेगा जहाँ पे उनका स्टेटमेंट में हम ये लिखेंगे कितना इंक्रीज, कितना डिक्रीज, कितना चेंज आ गया है और क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है, लास्ट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये जो चार हैं वो क्या है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी अगर कोई आपसे पूछेगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अगर आपने बोला बैलेंस शीट के अंदर देखना बताइए, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड चेंजेस इन इक्विटी, ये सभी जगह सेम है। अगर आप इंडियन कोर्स में देखोगे, अपने इंडियन बुक्स में देखोगे जहाँ इन डेज फॉलो होते हैं, दीज आर द सेम पॉइंट, सब जगह सेम होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम फॉलो करते थे तभी भी यही है। तो बेसिकली अकाउंट के कॉन्सेप्ट के साथ कोई छेड़छाड़ कहीं भी नहीं होगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। हम अपने यहाँ बोलते हैं शेयर होल्डर, बोलते हैं स्टॉक होल्डर, अपन बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, ये बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अंदर जो के अंदर आइटम है, मटेरियल है, अकाउंट है, वो मोर और लेस सेम ही है, बस थोड़ा ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कितने आइटम आते हैं, चार। बैलेंस शीट, income statement, change in equity and statement of cash
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम आइटम्स लिखते हैं, लेकिन उन आइटम को एक एग्जाम से गुजरना पड़ता है। एग्जाम का मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है, अगर वो पॉइंट क्वालिफाई हुए हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे कैश फ्लो हो, चाहे चेंज इन इक्विटी। अगर वो उन क्राइटेरिया से बाहर है वो कहीं भी नहीं आएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो recognition of financial statement items, recognition of financial statement items, an item can be recognized only if it first meets the definition of an element, जो आइटम है वो डेफिनेशन क्राइटेरिया में फुलफिल होना चाहिए, जो आइटम है वो प्रॉपरली मीजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आइटम तो है लेकिन अमाउंट नहीं पता, हम उसे मेजर नहीं कर सकते, भैया नहीं कर सकते तो नहीं लिख सकते, ठीक है। मेजरेबल, भरोसेमंद आइटम हो, फेथफुली रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, कैन बी फेथफुली रिप्रेजेंटेड, रेलेवेंट हो, काम का हो, कोई बायसनेस नहीं हो आइटम के अंदर कि नहीं मैनेजर को लगता है इसीलिए लिखा है, नहीं इसका लगना लगाना नहीं लिखना, उसकी खुद की कोई वैल्यूएशन होनी चाहिए। तो इज रेलेवेंट कॉमा वेरिफिएबल एंड न्यूट्रल। तो डेफिनेशन मीट होनी चाहिए एलिमेंट, मीजरेबल होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट का अगर मीजरेबल नहीं है, दैट आइटम इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही बोलती है only those items that can be measured are written in financial statement or form part of financial statement। तो अगर आप उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो छोड़ो, वो आपके जर्नल तक में नहीं आएगा, ठीक है। रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं फालतू का कोई भी आइटम हो, बिजनेस से उसका रिलेशनशिप होना चाहिए। अच्छा, इनमें से एक भी क्राइटेरिया इधर उधर हुआ, ही रिकॉग्नाइज कर दो, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। देखो इफ एनी क्राइटेरिया if any criteria is no longer met, डी रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाना तो छोड़ो, हटा दो, रिमूव फ्रॉम फाइनेंशियल, ठीक है। तो वो डेफिनेशन नीड होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट था मीजरेबल होना चाहिए।
मीजरेबल किस वैल्यू पे होगा, कौन सा बेसिस होगा, उसके बारे में कुछ बातें हमारे यहाँ लिखी हुई हैं, कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं वो हम यहाँ पढ़ते हैं। मेजरमेंट और वैल्यूएशन का बेसिस क्या होगा, किस किस अमाउंट पे लिख सकते। फर्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। असेट के लिए फॉलो किया जाने वाला मेथड क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। असेट को मैंने जिस प्राइस पे खरीदा है ओरिजिनली परचेज प्राइस ही क्या बन जाएगी उसकी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और असेट को किस पे मेजर करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। और अमाउंट मेजरेबल है, रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो असेट्स रिकॉर्ड होते हैं ओरिजिनल परचेज प्राइस पे, मोस्ट कॉमन मेथड है। इसका मतलब मैम हम ये पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम जो मेजर होते हैं वो कौन कौन सी वैल्यू पे हो सकते हैं। यस, तो एसेट किस पे होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हो सकता है। सेकंड वी कैन से करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मेरे पास एक एसेट है, उसकी लाइफ 2-3 साल निकल गई है, अब मुझे उसे रिप्लेस करना है, पुराने को हटा के नया लेकर आना है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे भी हम उस एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। समटाइम कंपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाले जो काम होते हैं, ट्रेडिंग जो कंपनीज होती हैं जिनका फाइनेंशियल ट्रेडिंग बिजनेस होता है, वो यूज करती हैं एसेट के लिए फेयर वैल्यू, बोलते हैं करंट मार्केट वैल्यू। करंट मार्केट वैल्यू, वी कैन से दैट फेयर वैल्यू। तो बहुत सारी कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस टाइप वाली क्या यूज करती हैं, फेयर वैल्यू मेथड यूज करती हैं फॉर मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जैसा कि आपको पता है इन्वेंट्री अगर ऑब्सोलीट हो गया, खराब हो गया, मार्केट चेंज हो गया कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अब वो उतने का नहीं बिकेगा सामान, उससे कॉस्ट भी रिकवर होना मुश्किल है, तो उसको दिखाते हैं हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन शॉर्ट वी आल्सो से एनआरवी, हम क्या बोलते हैं, एनआरवी। एनआरवी कैसे निकलती है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। क्या, और फोर्थ मेथड है आपके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिफ्थ है हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज करके प्रेजेंट वैल्यू पे भी दिखा सकते हैं। ये जो मेथड्स हैं वो आप धीरे धीरे यूनिट्स हम आगे पढ़ेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे, उसमें आपको आराम से अच्छे से समझने को मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जहां डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है लिक्विडेशन वैल्यू, कंपनी बिजनेस बंद होने वाला, तो ना तो करंट कॉस्ट, ना पुरानी कॉस्ट, ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लिक्विडेशन, बंद होने की वैल्यू दिखाओ, तो लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू का इस्तेमाल डिस्क्लोजर ऑफ कंपनी, कंपनी जब डिस्क्लोज हो रही है, बंद हो रही है बिल्कुल, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तब उसको लिक्विडेशन है। So these are some methods at which we can value the financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी शेयर होल्डर एंड आपके पास आता है कैश होते हैं। सारे जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट से प्रॉपर परफेक्ट इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकती कि मुझे कोई डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पढ़ लेती हूँ सब पता लग जाएगा। सॉरी फॉर दैट, सिर्फ बैलेंस शीट से आपको प्रॉपर और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो हमें सभी को एक साथ लेके है। तो आज के ये कुछ टॉपिक्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमने जाना। आगे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। For more details, you can go out and
यू कैन गो थ्रू कपल कॉमर्स क्लास, तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड प्लस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड बैच में मिल जाएगा। और अभी डिस्काउंटेड सेल भी चल रही है, तो आपको मंथ एंड पे अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और कोई भी आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, में आपको नंबर मिल जाएंगे काउंसलर के, आप उनसे फर्दर बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।